वो परियों के बीच पली, उसे प्यार मिला, लेकिन उसे कभी अपने सच का पता नहीं चला। क्यों जन्म लेते ही उस मासूम बच्ची को सजा मिल गई? क्या एक हिरन उसे सिर्फ सहारा दे पाएगी, या माँ बनकर उसे जीना सिखाएगी? आखिर वो मासूम कौन है? इस रहस्य की सच्चाई जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए और हमारे चैनल से जुड़े। बहुत दूर, नीले आसमान के पार और बादलों से भी ऊपर एक खूबसूरत चमचमाती दुनिया थी, परीलोक, जहां हर सुबह इंद्रधनुष खिलता था, जहां फूल गाते थे और तितलियां हंसती थीं। उस परीलोक पर राज करती थी रानी परी सुरभि, जिनके पंख चांदी जैसे चमकते थे और जिनका दिल सोने से भी ज्यादा नरम था। एक दिन पूरे परीलोक में खुशियों की बारिश हुई, क्योंकि रानी सुरभि ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। बड़ी बेटी का नाम था आर्य और छोटी बेटी का नाम था माया। दोनों बहनें एक दूसरे से बेहद प्यार करती थीं, लेकिन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। आर्य को फूलों से बहुत प्यार था। वो रोज अपने बगीचे में बैठती। तुम कितने सुंदर हो, मुझे रंग बिरंगे फूल बहुत पसंद है। तुमसे बातें करके मेरा दिल खुश हो जाता है। फूल भी उसकी बातों से और ज्यादा खिल उठते। आर्य बहुत समझदार थी, शांत, धैर्यवान और दयालु। वही दूसरी ओर माया थी बिल्कुल चंचल। वो दिन भर तितलियों के पीछे भागती रहती। आज तो मैं तुम्हें पकड़ के रहूंगी। देखती हूँ तुम कहाँ तक भागती हो। तितलियां उड़ती, माया हंसती, पूरा बगीचा उसकी खिलखिलाहट से गूंज उठता। धीरे धीरे दोनों बड़ी होने लगी। एक दिन दोनों बहनें अपनी माँ के पास पहुँची। माँ, हम दोनों कुछ दिन के लिए धरती लोक जाना चाहती हैं। रानी सुरभि का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। नहीं बेटा, तुम लोग धरती लोक नहीं जाओगी। वहाँ बहुत बुरे लोग रहते हैं जो कभी किसी का भला नहीं सोचते। आर्य ने धीरे से कहा। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। सब इंसान एक जैसे नहीं होते। हाँ माँ, आर्य दीदी सही कह रही हैं। हमें कुछ दिन के लिए धरती लोक जाने दीजिए। रानी सुरभि के दिल में डर था, लेकिन बेटियों की आंखों में जिज्ञासा थी। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ बोलो माँ, मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है। तुम्हें अपनी पहचान छुपानी होगी। धरती लोक में तुम इंसानों की तरह रहोगी। माँ, क्या हमारे पास हमारी शक्तियाँ नहीं रहेंगी? नहीं बेटी, धरती पर तुम्हारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं रहेगी। हाँ, लेकिन तुम्हारी जरूरत के अनुसार मैं तुम्हारे साथ एक खास साथी भेजूंगी। कौन माँ? रानी ने अपने हाथ हवा में उठाए, चमकती रोशनी फैली और वहां प्रकट हुआ एक सुंदर सुनहरा हिरन। इसका नाम है चारू। चारू की आंखें नीली थीं, उसकी चाल बादलों जैसी हल्की थी। अगर तुम कभी किसी मुसीबत में फंस जाओ तो चारू से मदद मांग सकती हो। चारू ने झुककर प्रणाम किया। मैं आपकी बेटियों की रक्षा करूंगी महारानी। वाह, अब तो हमें बिल्कुल डर नहीं लगेगा। और अगर कभी तुम्हें परीलोक लौटना हो तो बस अपनी आंखें बंद करना और मुझे याद करना। तुम तुरंत परीलोक वापस आ जाओगी। माँ, क्या आप हमें याद करेंगी? माँ अपनी बेटियों को कभी भूल सकती है क्या? जाओ, लेकिन याद रखना, इंसानों की दुनिया में दिल की अच्छाई ही सबसे बड़ा जादू है। चांदनी रात में आर्य, माया और उनका नया साथी चारू धरती की ओर उड़ चले। धरती लोक पहुंचते ही आर्य और माया ने एक दूसरे की ओर देखा। दीदी, अब हमें इंसानों जैसा बनना होगा। दोनों ने अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल उनकी चमकती परियों वाली पोशाक गायब हो गई। अब वे साधारण इंसानी कपड़ों में थीं। न कोई चमकते पंख, न कोई जादुई आभा, बस 2 मासूम लड़कियां। चारू हिरन धीरे से बोली। आपसे तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। हम लोगों को अपने लिए एक घर ढूंढना होगा ताकि हम सुरक्षित जगह पर रह सकें। हाँ, और किसी को शक भी नहीं होना चाहिए। पास में ही एक गांव है, वहाँ शायद तुम्हें रहने के लिए जगह मिल जाए। तीनों धीरे धीरे जंगल से निकलकर गांव की ओर बढ़ने लगे। गांव छोटा था,
कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर और लोगों के चेहरों पर सादगी। दीदी, ये जगह तो बहुत सुंदर है। तभी उन्हें गांव के किनारे एक छोटा सा खाली घर दिखाई दिया शायद यही हमारा नया घर होगा। और उस दिन से दोनों बहनें उसी छोटे से घर में रहने लगी। आर्या गांव की औरतों की मदद करने लगी, माया बच्चों के साथ खेलती। एक शाम घर के बाहर बैठी आर्या बोली, देखो माया, कितना अच्छा गांव है। यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। माँ ही कहती थी कि धरती लोक में इंसान अच्छे नहीं होते। दीदी, तुम सही बोल रही हो। हम लोग कुछ दिन यहीं रुक जाते हैं। दोनों को लगा शायद धरती उतनी बुरी नहीं है जितना उन्होंने सुना था। लेकिन एक दिन अचानक राजा के सैनिक गांव में आ पहुंचे। लोग डरकर अपने घरों में छिपने लगे। एक सैनिक ने जोर से चिल्लाया, कौन रहता है इस घर में? बाहर आओ। आर्या और माया घबरा गईं, लेकिन उन्होंने साहस जुटाया और बाहर आ गईं। क्या हुआ? आप लोग क्यों शोर मचा रहे हैं? क्या तुम्हें इस गांव का नियम नहीं पता? कौन सा नियम? इस गांव में कोई भी नया व्यक्ति राजा की अनुमति के बिना नहीं रह सकता। गांव वाले दूर खड़े ये सब देख रहे थे। चारू झाड़ियों के पीछे छिपा सब देख रही थी। क्या अब उनकी पहचान खुल जाएगी? क्या राजा उन्हें पकड़ लेगा या फिर चारू उनकी मदद करेगी? इस गांव में रहना है तो तुम्हें कर देना होगा, तभी तुम यहाँ रह सकती हो। अरे, हम लोग तो इस गांव में नए नए आए हैं। हमें इस नियम के बारे में पता नहीं था। ठीक है, हम तुम्हें 1 महीने का समय देते हैं। अगले महीने जब हम आएंगे तो पैसे तैयार रखना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। देखो आर्या, माया, अगर हमें यहाँ रहना है तो हमें मेहनत करनी होगी। मजदूरी करेंगे तभी पैसे आएंगे और तभी हम राजा को कर दे सकेंगे। हाँ चारू, तुम सही बोल रही हो। हमें मेहनत करनी होगी। हम कल सुबह जंगल चलेंगे, लकड़ी काटकर बाजार में बेचेंगे। तीनों जंगल की ओर निकल जाती हैं। कुछ दूर जाने के बाद, अरे दीदी, देखो यहाँ कितनी अच्छी अच्छी लकड़ियाँ हैं। अगर हम इन्हें काटकर बाजार में बेच देंगे तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। हाँ माया, तुम सही बोल रही हो। चलो काम शुरू करते हैं। दोनों बहनें लकड़ियाँ काटने लगती हैं। तुम लोग लकड़ी काटो, मैं थोड़ा पानी पी कर आती हूँ। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। हाँ ठीक है चारू, तुम पानी पी कर आओ, तब तक हम लकड़ी काटते हैं। चारू जंगल के अंदर गहराई में चली जाती है। बहुत दूर जाने पर उसे एक शांत तालाब दिखाई देता है। वह पानी पीने झुकती ही है कि उसे हल्की रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये बच्चा कौन है? इस मासूम बच्चे को जंगल में कौन छोड़ गया? अब मैं क्या करूं? क्या आर्या और माया को बुलाने जाऊं? लेकिन अगर मैं इसे छोड़कर गई तो कहीं कोई जंगली जानवर इसे नुकसान ना पहुंचा दे। चारू का दिल ममता से भर उठता है। वह बच्चे के पास बैठ जाती है। डरो मत, मैं हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चारू उसे अपने मुंह से सावधानी से उठाती है और आर्या और माया के पास लेकर आती है। अरे, ये तो कितनी सुंदर बच्ची है। तुम्हें कहाँ मिली? मैं तो नदी में पानी पीने गई थी और ये बच्ची किसी ने नदी में फेंक दी थी। क्या? इतने बुरे इंसान? माँ सही कहती थी। धरती लोक में कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं जो अपने ही बच्चों को जंगल में छोड़ देते हैं। अब जो हो गया सो हो गया। हम लोग इस बच्ची की देखभाल करेंगे। तुम सही तो कह रही हो, लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि बच्चे को कैसे पाला जाता है। तीनों बच्ची को लेकर घर आ जाती हैं। दिन बीतने लगते हैं। घर में फिर से हंसी गूंजने लगती है। माया बच्ची के साथ खेलती। चारू, तुम इस बच्ची का ख्याल रखना। मैं और माया लकड़ी काटने जा रहे हैं। दोनों जंगल की ओर निकल जाती हैं। चलते चलते, दीदी, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। क्यों ना हम फिर से परीलोक चले? माया, अब हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ ये छोटी बच्ची भी है। हम उसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? दीदी, चारू उसकी देखभाल कर लेगी। हम बस कुछ दिन के लिए परीलोक घूमकर आ जाते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है, अगर तुम्हें माँ की बहुत याद आ रही है तो हम कुछ दिन के लिए चलते हैं।
दोनों आंखें बंद करती हैं, अपने मन में माँ को याद करती हैं और अगले ही पल उनका रूप बदल जाता है। वे फिर से परियों के भेष में आ जाती हैं और परीलोक की ओर उड़ जाती हैं। घर में चारू बच्ची के साथ इंतजार कर रही है। सूरज ढल जाता है, अंधेरा छाने लगता है। अरे, अभी तक आर्या और माया को आ जाना चाहिए था। शाम हो गई, वे अभी तक लौटी नहीं। वो घबराकर इधर-उधर देखने लगती है। अब मैं क्या करूं? अगर मैं इस बच्ची को छोड़कर उन्हें ढूंढने जाऊं, तो कहीं कोई जंगली जानवर इसे नुकसान न पहुंचा दे। बेटी, तुम अपना ख्याल रखना। मैं जा रही हूँ जंगल में अपनी दोस्त आर्या और माया को ढूंढने। मैं उन्हें ढूंढकर जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। तुम रोना मत, नहीं तो कोई जंगली जानवर घर के अंदर आ जाएगा। चारू आखिरी बार मुड़कर बच्ची को देखती है और धीरे धीरे जंगल की ओर निकल जाती है। जंगल में अंधेरा बढ़ चुका था। पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही थीं। चारू इधर-उधर भागती हुई पुकारती है, आर्या, माया, तुम लोग कहाँ हो? हवा सरसराती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। चारू को क्या पता था कि आर्या और माया तो परीलोक जा चुकी हैं। वो जंगल के हर कोने में ढूंढती रही, लेकिन दोनों का कोई निशान नहीं मिला। धीरे धीरे उसका दिल टूटने लगा। हे भगवान, वे दोनों कहाँ चली गई? कहीं उन्हें कोई खतरा तो नहीं? थकी हुई, उदास मन से चारू वापस घर की ओर लौट जाती है। बच्ची रो रही होती है। शांत हो जाओ, मैं आ गई हूँ। पूरी रात चारू की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आर्या और माया न जाने कहाँ होगी। वह दरवाजे की ओर बार बार देखती, शायद अभी वे लौट आएं। लेकिन रात बीतती रही और सन्नाटा और गहरा होता गया। क्या आर्या और माया वापस आएंगी या चारू और ये मासूम बच्ची अब अकेले रह जाएंगे? कुछ समय बाद आर्या अपनी माँ के पास आती है। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। माँ, मुझे धरती लोक जाना चाहिए। देखो ना, चारू कितनी परेशान हो रही है। मैं उसे ऐसे परेशान नहीं देख सकती। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो, तुम्हें जाना चाहिए। सच्ची दोस्ती वही होती है जो मुश्किल में साथ दे। दीदी, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं माया, तुम यहीं रहो। मैं धरती लोक अकेले ही जाऊंगी। और इतना कहकर आर्या अपनी जादुई चमक के साथ धरती लोक की ओर उड़ जाती है। चारू अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, अपनी बेटी सुहानी के साथ। जैसे ही आर्या उसके सामने आकर खड़ी होती है, चारू हैरान रह जाती है। अरे आर्या, तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें जंगल में कहाँ नहीं ढूंढा। और माया कहाँ है? वो दिख नहीं रही। आर्या सारी बात चारू को बता देती है। तुम लोगों को मुझे बता कर जाना चाहिए था। तुम्हें पता है ना, मैं इतने दिन से कितनी परेशान थी। मुझे माफ कर दो चारू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हें बता कर जाना चाहिए था। ठीक है, मैं जंगल से कुछ फल लेकर आती हूँ। तब तक तुम सुहानी का ध्यान रखना। तुम चिंता मत करो चारू, मैं सुहानी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। और चारू जंगल की ओर चल पड़ती है। चारू खाने की तलाश में जंगल के काफी अंदर आ चुकी थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। अचानक उसे नदी किनारे से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ती है। चारू को कुछ समझ नहीं आया और वो तुरंत एक लड़की के रूप में आ जाती है। नदी के किनारे एक औरत बैठकर रो रही थी। आप क्यों रो रही हो? क्या हुआ? इतने घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? मेरी 3 बेटियां हैं। राजा को बेटा चाहिए था, लेकिन मैं बेटा नहीं दे पाई। चौथी बार भी मुझे बेटी ही हुई। राजा ने कहा था, अगर इस बार भी बेटी हुई तो मैं उसे मरवा दूंगा। मैं डर गई। मैं अपनी मासूम बच्ची को बचाना चाहती थी, इसलिए मैं उसे इसी तालाब में छोड़ आई। मेरी बच्ची न जाने कहाँ होगी।
चारू चौंक जाती हैं। उसे सब समझ में आ जाता है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है, कोई निशानी जिससे तुम अपनी बच्ची को पहचान सको? हाँ, मेरी बच्ची के गले में एक लॉकेट था। राजा महाराजाओं की परंपरा के अनुसार जन्म के बाद पहनाया जाता है, वो खास शाही लॉकेट। अगर ऐसा है तो आप मेरे साथ चलिए। कहाँ? शायद भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। आप मेरे साथ चलिए। दोनों धीरे धीरे जंगल के रास्ते से घर की ओर चल पड़ती हैं। इधर आर्या और सुहानी घर के अंदर बैठी थीं। दोनों चारू का इंतजार कर रही थीं। दीदी, माँ अभी तक नहीं आई। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? चिंता मत करो सुहानी, चारू जल्दी ही लौट आएंगी। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। कोई है, बाहर आओ। गांव वाले घर के बाहर इकट्ठा होने लगते हैं। लग रहा है ये राजा के आदमी हैं। वो डरते डरते बाहर आती है। क्या हुआ? तुम्हें पता नहीं है, मैं पिछली बार तुम्हें चेतावनी देकर गया था, याद नहीं है? मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं कुछ दिनों बाद कर चुका दूंगी। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं है तो चलो हमारे साथ, अब तुम्हें राजा ही सजा सुनाएंगे। सैनिक जबरदस्ती आर्य और सुहानी को पकड़ लेते हैं और उन्हें लेकर राजा के दरबार की ओर चल पड़ते हैं। महाराज, ये वही लड़की है जिसने कर नहीं दिया। इस गांव में रहने के लिए कर देना होता है। मैंने चेतावनी भी दिलवाई थी, लेकिन तुझे याद नहीं था। तभी छोटी सी सुहानी आगे बढ़ती है। आप इस प्रजा के राजा हैं। आपको हम लोगों से कर नहीं लेना चाहिए। राजा को तो अपनी प्रजा के हित के लिए सोचना चाहिए। प्रजा को देना चाहिए, ना कि प्रजा से छीनना चाहिए। बस एक छोटी सी लड़की मुझे राजधर्म सिखाएगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतनी छोटी सी होकर हमें ज्ञान दोगी? मैं इन दोनों लड़कियों को फांसी की सजा सुनाता हूँ। इसे पता नहीं राजा से कैसे बात की जाती है। महाराज, गलती हो गई, बच्ची है, इसे माफ कर दीजिए। हमारे यहाँ माफी की कोई गुंजाइश नहीं, ले जाओ दोनों को। सैनिक सुहानी और आर्या को लेके चले जाते हैं। चारू उस औरत को लेकर घर पहुंचती है, लेकिन घर खाली था। सुहानी, आर्या, तुम दोनों कहाँ हो? तभी गांव के कुछ लोग धीरे धीरे पास आते हैं। चारू दौड़कर पूछती है, बाबा, मेरे घर में एक छोटी बच्ची और मेरी बहन थी, कहाँ गई है? आप लोगों को कुछ पता है? बेटी, तुम तो जानती ही हो हम गरीबों की क्या हालत है। अगर वक्त पर कर नहीं दे पाते तो राजा सजा दे देता है। तुम्हारी बच्चियों को राजा के सैनिक बंदी बनाकर दरबार ले गए हैं। मेरी ही प्रजा इतना दुख झेल रही है और मुझे कुछ पता तक नहीं। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें राज दरबार ले चलती हूँ। चारू और महारानी तेज कदमों से राज दरबार की ओर बढ़ रही थीं। दरबार में प्रवेश करते ही महारानी सीधा महाराज की ओर बढ़ती हैं। वो आपकी प्रजा है, आपको उनकी भलाई के लिए बनाया गया है और आप उन्हीं के साथ अन्याय करते हैं। अभी तक तो आपने सिर्फ मेरे साथ अन्याय किया था महाराज, अब क्या आप गांव वालों के साथ भी यही अन्याय करेंगे? तुम क्या बोल रही हो महारानी? तुम होश में तो हो? मैं अभी तक होश में नहीं थी महाराज, लेकिन अब होश में आ गई हूँ। अब मैं अपने लिए और अपनी प्रजा के लिए आवाज उठाऊंगी। मेरी क्या गलती अगर मुझे बेटा नहीं हुआ? बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं होता। जो काम बेटा कर सकता है वो काम बेटी भी कर सकती। और हाँ, जिसे आपने फांसी की सजा सुनाई है वो कोई और नहीं है, वो मेरी अपनी बेटी है। क्या तुम एक गरीब लड़की को अपनी बेटी बता रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैं सच कह रही हूँ। डर के मारे मैंने अपनी बच्ची को तालाब में छोड़ दिया था, लेकिन एक बदनसीब माँ क्या कर सकती थी जिसका पति इतना अत्याचारी हो।
भला हो इस लड़की का, जिसने मेरी बच्ची को माँ की तरह पाला, उसे नई जिंदगी दी। मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा एक बेटे के मोह में अपनी बेटियों का बलिदान देता रहा। मुझे माफ कर दो। राजा की आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। राजा और रानी धीरे धीरे सुहानी और आर्या के पास आते हैं। सुहानी और आर्या शांत खड़ी थी। महारानी की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो कांपते हुए सुहानी के सामने घुटनों पर बैठ जाती हैं। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। सुहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं पापिन हूँ, मुझे सजा दे दो। सजा? आपको सजा देने का हक मुझे नहीं है, लेकिन हाँ, दर्द बहुत है। इतना दर्द कि दिल आज भी आपको माँ कहने से डरता है। अगर भगवान ने हमें इतने साल बाद मिलाया है, मैं आपको भूल नहीं सकती, क्योंकि वो दर्द आज भी मेरे दिल में जिंदा है। लेकिन मैं आपको एक मौका दे सकती हूँ, एक मौका अपनी माँ बनने का। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। राजा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। बेटा और बेटी में फर्क करता रहा। मैं पापी हूं। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं अंधा हो गया था। मैं अपने घमंड में अपनी ही बेटी को पहचान नहीं पाया। उस दिन एक राजा नहीं, एक पिता जन्मा था, जिस बेटी को उसने कभी अपनाया नहीं। आज उसी बेटी ने उसे अपनाकर उसकी अधूरी जिंदगी पूरी कर दी। और तब सबको समझ आया, बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां किस्मत का सबसे सुंदर आशीर्वाद होती हैं।